एवरीवन, कभी सोचा है कि ये जो फोन आपके हाथ में है या ये जो टी शर्ट आपने पहनी है, ये आप तक आने से पहले हो सकता है 5 अलग अलग देशों से घूम कर आई हो। हाँ, इन सब चीजों के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और उस स्टोरी का नाम है ग्लोबलाइजेशन। और इसने इंडिया की इकोनॉमी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए आज इसी अमेजिंग स्टोरी को हम अनकवर करते हैं। चलो एक छोटा सा टाइम ट्रैवल करते हैं। अपने पेरेंट्स से पूछना 1990s का इंडिया कैसा था। पता है, सड़कों पर ना बस 2 ही टाइप की कार्स दिखती थी, एक एम्बेसडर और दूसरी फिएट। दैट्स इट। और अब आज आप बाहर निकलो, एक से बढ़कर एक ग्लोबल ब्रांड्स, लेटेस्ट मॉडल्स, फोन हो, टीवी हो, कपड़े हो, इतनी वैरायटी है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो बदलाव है ना, ये कोई छोटा मोटा चेंज नहीं है, ये है एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर ये सब हुआ कैसे? इतने कम टाइम में हमारी लोकल दुकानें एक ग्लोबल मार्केट का हिस्सा कैसे बन गई? ये जो कैसे है ना, बस यही वो मिस्ट्री है जिसे हम आज मिलकर सॉल्व करने वाले हैं। और ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे मार्केट्स के देन एंड नाउ से, फिर समझेंगे कि इस ग्लोबल गेम के मेन प्लेयर्स यानी एमएनसीज कौन हैं। फिर हम देखेंगे वो क्या चीज़ें हैं जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन को इतना फास्ट बना दिया। इंडिया पर इसका अच्छा और बुरा दोनों इम्पैक्ट देखेंगे। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट, हम कुछ एग्जाम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। रेडी? लेट्स गो। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे सेक्शन 1 से। चलिए इस लोकल टू ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से समझते हैं। तो ये जो हमने देखा ना कि कुछ ही सालों में मार्केट्स पूरी तरह बदल गई, इसी प्रोसेस को कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। सिंपल वर्ड्स में ग्लोबलाइजेशन का मतलब है दुनिया के अलग अलग देशों का आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाना। इंटरकनेक्टेड यानी जुड़ जाना। कैसे जुड़ना? ट्रेड के जरिए यानी सामान खरीदने और बेचने से, और इन्वेस्टमेंट के जरिए यानी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में पैसा लगाने से। बेसिकली पूरी दुनिया एक बहुत बड़ी मार्केट बन जाती है। अच्छा, तो अगर पूरी दुनिया एक मार्केट है तो इस मार्केट के मेन प्लेयर्स कौन हैं? इन्हें कहते हैं एमएनसीज। एमएनसीज, ये नाम तो आपने जरूर सुना होगा, राइट? तो चलिए अब आराम से ब्रेक डाउन करते हैं कि ये एमएनसीज आखिर हैं क्या और ये काम कैसे करती हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज एन एमएनसी? इसका फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। देखो, ऐसी कोई भी कंपनी जो एक से ज्यादा देश में प्रोडक्शन यानी सामान बनाने का काम ओन करती है या कंट्रोल करती है, उसे एमएनसी कहते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में, कंपनी एक, लेकिन उसकी फैक्ट्रीज और ऑफिसेज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। सिंपल। नाउ लुक एट दिस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये दिखाता है कि एमएनसीज असल में काम कैसे करती हैं। चलो एक प्रोडक्ट इमेजिन करते हैं। मान लो उसकी डिजाइनिंग हो रही है यूएसए में, क्योंकि वहाँ सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है। फिर उसके पार्ट्स बनेंगे चाइना में, क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग सस्ती पड़ती है। वहाँ से सारे पार्ट्स असेंबल होने के लिए जाएंगे मैक्सिका या यूरोप, क्योंकि वहाँ से बड़े बड़े मार्केट्स पास है। और अगर प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप जो कस्टमर केयर को कॉल लगाओगे, वो कॉल हैंडल होगी इंडिया से। सोचो, एक प्रोडक्ट 5 देश। ऐसे एमएनसीज काम को टुकड़ों में बांटकर बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकालती हैं। लेकिन एमएनसीज इतना झंझट करती क्यों हैं? इधर उधर इतना सब कुछ। वेल, द रीजन इज सिंपल, पैसा। इस तरह से पूरी दुनिया में प्रोडक्शन को फैलाकर एक एमएनसी अपनी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में पता है कितना? 50 से 60% तक बचा सकती है। कैन यू बिलीव दैट? ये बहुत बड़ा नंबर है। और सोचो, जब कॉस्ट इतनी कम होगी तो प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। यही उनके ग्लोबल ऑपरेशन का सबसे बड़ा रीजन है। अब जब एक एमएनसी किसी दूसरे देश में जाकर फैक्ट्री खोलने के लिए पैसा खर्च करती है ना, उस पैसे को कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इस इन्वेस्टमेंट से वो वहां पर एसेट्स खरीदती है। एसेट्स का मतलब है वो सारी चीजें जो बिजनेस करने के लिए जरूरी हैं, जैसे जमीन, बिल्डिंग, मशीन्स, ये सब। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो फोर्ड मोटर्स ने इंडिया में 1700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके चेन्नई के पास अपना एक बहुत बड़ा प्लांट बनाया था। दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो एमएनसीज दूसरे देशों में जाकर प्रोडक्शन कंट्रोल करती कैसे हैं? उनके पास ना अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। नंबर 1, वो वहां की लोकल कंपनीज के साथ पार्टनर कर लेती है। नंबर 2, वो सीधा छोटी लोकल कंपनीज को खरीद लेती है। जैसे अमेरिकन कंपनी कारगिल फूड्स ने इंडिया की परख फूड्स को पूरा खरीद लिया था। नंबर 3, वो छोटे छोटे लोकल प्रोड्यूसर्स को, जैसे कपड़े या जूते बनाने वालों को, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स दे देती हैं। और नंबर 4, वो अपनी ही फैक्ट्री लगाकर सीधा लोकल बिजनेस से कम्पीट करती हैं। तो एमएनसीज तो पहले भी थीं, पर अचानक 1990s के बाद ये ग्लोबलाइजेशन इतनी तेजी से कैसे फैल गया? इसके पीछे 2 बड़े इनेबलर्स थे।
इनेबलर्स यानी ऐसी चीजें जिन्होंने इस प्रोसेस को रॉकेट की स्पीड दे दी। लेट्स फाइंड आउट ये दो चीजें क्या थीं। पहला एनेबलर था टेक्नोलॉजी। पिछले 50 सालों में ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी, जैसे ये बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर्स आप देखते हो, इसने सामान को एक देश से दूसरे देश भेजना बहुत सस्ता और बहुत फास्ट कर दिया है। पर इससे भी बड़ा गेम चेंजर था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सोचो ना, इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल फोन्स, इन सब ने कम्युनिकेशन को इंस्टेंट बना दिया। आज न्यूयॉर्क में बैठा एक मैनेजर मुंबई के ऑफिस को रियल टाइम में आराम से कंट्रोल कर सकता है। सब टेक्नोलॉजी का कमाल है। अब दूसरा एनेबलर समझने से पहले एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, ट्रेड बैरियर। ये क्या होता है? इमेजिन करो कि हर देश के बॉर्डर पर एक गेट लगा है जिसे वहां की गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जब गवर्नमेंट बाहर से आने वाले सामान पर कोई टैक्स लगा देती है ना, तो उस टैक्स को ही ट्रेड बैरियर कहते हैं। इससे क्या होता है? बाहर का सामान महंगा हो जाता है और देश के लोकल प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कंपटीशन से थोड़ी प्रोटेक्शन मिल जाती है। और ये स्लाइड हमारा दूसरा एनेबलर बिल्कुल क्लियर कर देती है, और वो है लिबरलाइजेशन। देखो, 1991 से पहले इंडिया की गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड पर बहुत सारे बैरियर्स लगा रखे थे। वो जो बॉर्डर के गेट थे ना, वो बंद थे ताकि हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स सेफ रहें। लेकिन 1991 के आसपास गवर्नमेंट ने इन बैरियर्स को हटाने का डिसीजन लिया। बॉर्डर के गेट्स खोल दिए गए। इसी प्रोसेस को, यानी ट्रेड बैरियर्स को हटाकर मार्केट को फ्री करने को कहते हैं लिबरलाइजेशन। तो इन दोनों को कनेक्ट करो। टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को पॉसिबल बनाया और लिबरलाइजेशन ने उसे इंडिया में अलाउ किया। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर कि इस ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर एक्चुअल असर क्या हुआ। देखो, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके भी कुछ बहुत पॉजिटिव असर हुए और कुछ बहुत नेगेटिव। चलिए अब दोनों साइड की कहानी देखते हैं। तो इस नई ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी के विनर्स कौन थे? सबसे पहले तो हम और आप, यानी कंज्यूमर्स, खासकर शहरों में रहने वाले लोग। हमें बेटर चॉइस मिली, बेटर क्वालिटी मिली और कम दाम पर चीजें मिलने लगी। दूसरे विनर वो टॉप इंडियन कंपनीज थी जिन्होंने नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया और वो खुद एमएनसीज बन गई, जैसे टाटा मोटर्स और इन्फोसिस। और हाँ, कॉल सेंटर्स जैसे नए सर्विस सेक्टर्स जिन्होंने लाखों नई जॉब्स क्रिएट की। लेकिन ये स्टोरी सबके लिए इतनी अच्छी नहीं थी। अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू। ये कहानी है रवि की। रवि एक छोटा प्रोड्यूसर था जो टीवी के लिए कैपेसिटर्स बनाता था। लिबरलाइजेशन के बाद मार्केट में सस्ते इंपोर्टेड पार्ट्स की जैसे बाढ़ आ गई। बड़ी टीवी कंपनीज ने रवि से सामान लेना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इंपोर्टेड पार्ट्स आधी कीमत पर मिल रहे थे। और बस देखते ही देखते रवि जैसे हजारों छोटे प्रोड्यूसर्स का बिजनेस इस नए कंपटीशन के सामने टिक नहीं पाया। और इसका असर वर्कर्स पर भी पड़ा। ये सुशीला की कहानी है। वो पहले एक गारमेंट फैक्ट्री में परमानेंट वर्कर थी, जिसे हेल्थ इंश्योरेंस जैसे बेनिफिट्स मिलते थे। लेकिन कंपटीशन बढ़ने पर उसकी फैक्ट्री बंद हो गई। अब वो एक टेम्पररी वर्कर है। उसे पहले से आधी सैलरी मिलती है और अगर एक दिन छुट्टी ले ली तो उस दिन की कोई सैलरी नहीं। जॉब्स परमानेंट से फ्लेक्सिबल हो गई, जिसका मतलब था लाखों लोगों के लिए जॉब सिक्योरिटी का खत्म हो जाना। देखो, रवि और सुशीला की कहानी से ये बिल्कुल साफ है कि ग्लोबलाइजेशन के फायदे सबको बराबर नहीं मिले। और इसी वजह से अब पूरी दुनिया में एक बहस शुरू हो गई है। हम ग्लोबलाइजेशन को फेयर कैसे बनाएं, यानी एक ऐसा सिस्टम कैसे बनाएं जो सबके लिए काम करे, ना कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए। इस देश के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसे ज्यादातर डेवलप्ड देशों ने, यानी अमीर देशों ने शुरू किया था और इसका काम है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स बनाना और उन्हें लागू करवाना। ऑफिशियली इसका मकसद है ट्रेड को सबके लिए फ्री करना। आप इसे ग्लोबल ट्रेड का रेफरी समझ सकते हैं। लेकिन ये स्लाइड इस कहानी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट दिखाती है। सवाल ये उठता है कि क्या ये रेफरी यानी WTO फेयर है? डेवलपिंग देश जैसे कि इंडिया ये आरोप लगाते हैं कि हमने तो आपके कहने पर अपने सारे ट्रेड बैरियर्स हटा दिए, लेकिन आप यानी डेवलप्ड देश आज भी अपने फार्मर्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा पैसा देकर सपोर्ट कर रहे हो। तो क्या ये फ्री एंड फेयर ट्रेड है? ये सवाल पूरे सिस्टम की फेयरनेस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां सबके लिए अपॉर्चुनिटीज हों,
जिसके फायदे सब में बराबर बंटे, जिसमें गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए जो सिर्फ अमीर लोगों को नहीं बल्कि रवि जैसे छोटे प्रोड्यूसर्स और सुशीला जैसे वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट करें। और हाँ, ज़रूरत पड़ने पर गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल भी करें और WTO में फेयर रूल्स के लिए लड़ाई भी लड़े। ऑलराइट, अब तक हमने इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो अब चलिए इस नॉलेज को टेस्ट करते हैं। लेट्स सी कि एग्जाम्स में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उनका परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और ये बहुत कॉमन है। स्टेटमेंट है, ग्लोबलाइजेशन का असर सब पर एक जैसा नहीं हुआ है। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। 1 सेकंड के लिए सोचिए, आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। ओके, सो एक परफेक्ट आंसर के लिए ना आपको एक सिंपल 3 पार्ट स्ट्रक्चर फॉलो करना है। पार्ट 1, हमेशा ग्लोबलाइजेशन की एक क्लियर डेफिनेशन से शुरू करो। पार्ट 2, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बताओ, यानी विनर्स के बारे में, जैसे कंज्यूमर्स और बड़ी इंडियन कंपनीज, टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल जरूर देना। पार्ट 3, नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताओ, यानी लूजर्स के बारे में। यहाँ पर रवि और सुशीला की स्टोरी मेंशन करना आपके आंसर को बहुत पावरफुल बना देगा। फाइनली कंक्लूड करो कि इन्हीं अलग अलग असरों की वजह से इसके फायदे सबको बराबर नहीं मिले। दैट्स इट, फुल मार्क्स। लेट्स ट्राई अनदर वन। ये एक डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। वो कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनसे MNCs दूसरे देशों में प्रोडक्शन सेटअप या कंट्रोल करती हैं? इसके आंसर के लिए आपको बस वो 4 स्ट्रैटेजीज अच्छे से एक्सप्लेन करनी है जो हमने डिस्कस की थी। 1, लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप। 2, लोकल कंपनीज को खरीद लेना, जैसे कारगिल फूड्स का एग्जाम्पल। 3, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को बड़े ऑर्डर्स देना। एंड 4, अपनी खुद की फैक्ट्री लगा के डायरेक्ट कंपटीशन करना। इन चारों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दीजिए एंड यूर ऑल सेट। एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडे। हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसके बड़े फायदे भी हैं और बड़े चैलेंजेस भी। लेकिन एक बात तो पक्की है, ग्लोबलाइजेशन आगे भी चलता रहेगा। तो जाने से पहले आपके लिए एक सवाल, आपके हिसाब से आज से 20 साल बाद हमारी दुनिया कैसी दिखेगी? सोचिएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी।